जय हिंद दोस्तों, सरल IAS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग बायोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खूब प्रश्न बनते हैं इससे। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हमें समझना है डाइजेस्टिव सिस्टम को, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पाचन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि पाचन है क्या। तो हमें देखना है पाचन क्या है, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर देखना है पाचन की प्रक्रिया क्या है, कैसे भोजन पचता है। पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से हिस्से भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेता है, ये देखना है कौन कौन भाग लेता है। और देखते हैं प्रक्रिया पूर्ण कैसे होती है, प्रक्रिया की समाप्ति, कि ये प्रक्रिया समाप्त कैसे होती है। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि चलो यहीं पे देख लेंगे पाचन के चरण। तो हमें इतनी बातों पे चर्चा आज करनी है। तो सबसे पहले बात आती है कि पाचन क्या है। तो पाचन क्या है, अगर इसको हमें जानना है तो सीधी सी बात याद रखना कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ पाचन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। तो आप क्या कहोगे कि जो जटिल पदार्थ होते हैं यदि उन पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल दिया जाए तो उसे ही पाचन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पाचन एक कैसी प्रक्रिया है। तो पाचन एक कह सकते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस यानी कि भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया है। तो डाइजेशन कैसी प्रॉब्लम है, भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया है। इसको देखेंगे, ठीक है। ये भी देखेंगे यदि कोई पाचन से सिस्टम की प्रॉब्लम आती है तो उसके उपाय क्या हो सकते हैं, इसको भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं वैद्य बन जाऊंगा आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पाचन क्या है। तो पाचन में हम लोगों ने जाना कि पाचन में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है, तथा पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया है। तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है मेरा। भौतिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि तोड़ना फोड़ना। भौतिक का मतलब होता है कहते हैं ना फिजिकली पिटाई करना, वही तोड़ना फोड़ना। जब हम चबाते हैं ना तो वो चबाना समझ लो। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब है सड़ाना या गलाना, सड़ाना या गलाना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो आप गिर गए, तो जैसे ही आप गिरे तो आपके गिरने से क्या हो कि आपको चोट लग गई। तो ये क्या है, एक फिजिकली प्रोसेस है, एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए कि यदि आपके ऊपर कोई केमिकल गिर जाए जिससे कि आपकी त्वचा जल जाए, कुछ हो जाए, तो वो सड़ जाए, गल जाए, खराब हो जाए, त्वचा बेकार हो जाए, तो वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, तो हमें यहाँ से बात याद रखना है। जैसे मान लो हम भोजन को जब करते हैं, भोजन करते हैं, तो जब हम दांतों से उसको चबाते हैं तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन जब उसमें एंजाइम्स और जब हम उसमें हार्मोन्स की मदद से जब उसको सड़ाना गलाना शुरू कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है रासायनिक प्रक्रिया। तो ये भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक, अब बात आती है पाचन के चरण कौन कौन से हैं। तो पाचन के अगर चरणों की बात करें तो पाचन के 5 चरण होते हैं। तो पाचन के कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। एक होता है अंतःकरण, ठीक है। दूसरे की बात की जाए तो वो होता है पाचन, जो मेन पाचन होता है। तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको। नेक्स्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। हाँ, स्वांगीकरण।
और लास्ट होता है मल त्याग। ठीक है, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंतःकरण को कहते हैं इंजेप्शन। इंजेप्शन। पाचन को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन। अवशोषण को कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। सॉन्ग करते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, और अगर मलत्याग की बात की जाए तो मलत्याग को कहा जाता है वास्तविकता में, इसको डिफेक्शन कहा जाता है। डिफेक्शन। ठीक है, तो 5 चरणों में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक, अब प्रक्रिया क्या है, कौन कौन भाग लेता है और प्रक्रिया समाप्त कैसे होती है, ये दरअसल आपस में इंटरलिंक है, जुड़े हुए। इसके लिए मुझे इसको मिटा के थोड़ा सा चित्र बना के आपको दर्शाना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, कहो तो आप। तो पहले हमने बात की कि पाचन क्या है, तो पाचन हम लोगों ने देखा, तो हमने देखा कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन एक भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया, इनकी फिजिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब बात आती है कि पाचन में भाग कौन कौन लेता है, तो सीधी सी बात है, हम लोग भोजन को करते हैं, उसी का तो पाचन होता है। अब भोजन में क्या क्या लेते हैं बताओ जल्दी से। भोजन में या तो हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, आप कुछ भी खाओ मिलेगा यही, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन। आप कुछ भी खा लेना, आपको यही चीज़ें मिलेंगी, बस इसी को भोजन कहा जाता है, याद रखना। एक टॉपिक आएगा आपका भोजन, उसमें हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि सब होता क्या है। ठीक है, हर जगह पे हर चीज़ डिस्कस करना सही नहीं रहता, तो आप अभी इतना याद रखो, आप कुछ कच्चा पक्का कुछ भी खाओ, जो भी आप खाएंगे आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी। जैसे मान लो आप आलू चाट खाते हैं, तो आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। चीनी खाते हैं तो चीनी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आप अगर घी का प्रयोग करते हैं या तेल का प्रयोग करते हैं या जितनी भी है, तो इनमें लिपिड यानी कि वसा, फैट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आप जैसे मान लो दालों का प्रयोग करते हैं, तो दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जाहिर सी बात है। जल तो पता ही है, पानी का ग्रहण करते हैं हम लोग। खनिज लवण का मतलब होता है जो हम पदार्थ लेते हैं, जैसे आयरन। पालक खाई, पालक से आपको आयरन मिला। ठीक है, तो आयरन क्या है, एक प्रकार का। पत्तियों में मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम मिला आपने, और अन्य सब्जी खाई। फास्फोरस, कैल्शियम, तो ये सब जो मिल रहा है आपको, ये सब क्या है, खनिज लवण, मिनरल्स कहे जाते हैं। ठीक है, और विटामिन आप जानते हैं कि विटामिन क्या होता है, कि विटामिन दरअसल हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन विटामिन हमें बीमारियों होने से बचाते हैं। तो विटामिन का एक अलग से टॉपिक आएगा, विटामिन पे हम उसको चर्चा करेंगे। जब भोजन चर्चा करेंगे ना, एक टॉपिक आएगा आपका न्यूट्रिशन, भोजन, तो उसमें मैं इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो कहने का अर्थ ये है, आप कच्चा पक्का उबला जो भी खाओ आपको यही सब मिलेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन। ठीक है, यही सब मिलते हैं। याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका होता है पाचन, इनका पाचन होता है, और इनका पाचन नहीं होता, याद रखना, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत छोटे पदार्थों का पाचन करना संभव नहीं होता, तो इनका पाचन नहीं होता। इनका क्या होता है, अवशोषण होता है, सेक्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, अवशोषण होता है। कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर होगी बहुत अच्छे से। हमने फिर चरण देखे, पाचन के चरण। अंतःकरण कहाँ से होता है, तो अंतःकरण होता है मुख गुहा से, मुख गुहा। पाचन कहाँ कहाँ होता है, तो पाचन होता है आपका आमाशय में, प्लस बड़ी आंत, इनमें पाचन होता है। अवशोषण पूछा जाए तो बड़ी आंत, छोटी आंत में होता है पाचन, छोटी आंत। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत। स्वांगीकरण क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि स्वांगीकरण का मतलब होता है कि पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाना, पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाना, तो ये स्वांगीकरण कहता है। स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती कहाँ है, तो अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलते हैं,
अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं, उनके द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम जो टॉपिक बनाएंगे थोड़ा सा कठिन है, बहुत कई बार टीचर उसको छोड़ देते हैं। तो एक टॉपिक है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, उसमें थोड़े से नाम कठिन है, टॉपिक बहुत ही सरल है, ठीक है ना। तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, इसके बाद का वही वीडियो आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मलत्याग। मलत्याग कहाँ होता है? मल इकट्ठा होता है मलाशय में, रेक्टम जिसको कहते हैं, और एनस के द्वारा मलत्याग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुख गुहा क्या है, आमाशय क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब है क्या, व्हाट इज दिस। तो हम एक चित्र बनाकर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमें ये कौन कौन भाग लेता है ये पता चल जाएगा, और प्रक्रिया कैसे चलती है वो समाप्त, और प्रक्रिया समाप्त कैसे होती है उस पर चर्चा कर लेंगे प्रक्रिया पे, और इसके उपाय हम तो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पाचन के भाग, ठीक है ना। पाचन के भाग पर चर्चा करते हैं। पाचन के भाग, पाचन के अगर भाग की बात करें तो पाचन के दो प्रकार के भाग होते हैं, दो प्रकार के जो होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आहार नाल, आहार नाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसको। और पाचन के दूसरे भाग तो हम कहते हैं तो पाचक ग्रंथियां होती हैं कुछ, पाचक ग्रंथियां, इनको हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। अब कौन कौन भाग लेता है, तो जाहिर सी बात है आहार नाल की अगर बात की जाए तो आहार नाल में देखा जाए तो मुख गुहा, मुख गुहा इसको माउथ कहते हैं, ठीक है ना। मुख का मतलब, मुख गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, खाली भाग, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसके बाद भाग लेता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रास नली, ग्रास नली, इसको फूड पाइप कहा जाता है, फूड पाइप। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आमाशय, आमाशय को आप सब लोग जानते हैं स्टोमक कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फिर आती है छोटी आंत, शॉर्ट इंटेस्टाइन, छोटी आंत। फिर आती है बड़ी आंत, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, बड़ी आंत। और इसके बाद आता है मलाशय, और मलाशय जुड़ा होता है गुदा द्वार, जिसको हम लोग एनस कहते हैं। मलाशय को रेक्टम कहा जाता है, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, इसको शॉर्ट इंटेस्टाइन कहा जाता है। आमाशय को स्टोमक कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो आहार नाल में ये सब भाग लेते हैं। लार ग्रंथियों में कौन कौन भाग लेता है, तो लार ग्रंथियों की अगर हम लोग बात करें तो लार ग्रंथियों में सबसे पहले पाचक ग्रंथियों, सबसे पहले आती है मुंह में लार ग्रंथियाँ, जो लार के माध्यम से भोजन को पचाने, तो भोजन को पचना मुंह से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही भोजन ग्रास नली से होकर पहुंचता है आगे, तो फिर इसमें अन्य भाग लेते हैं, जैसे कि यकृत भाग लेता है, प्लस पित्ताशय भाग लेता है। इसके बाद अगर बात की जाए पाचक ग्रंथियों की, तो पाचक ग्रंथियों में यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, लार ग्रंथियाँ हो गई। इसके बाद जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती हैं, वो जठर ग्रंथियाँ भाग लेती हैं। अग्नाशय भाग लेता है, ठीक है। और अग्नाशय के अलावा कुछ आंत की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, आंत ग्रंथियाँ, आंत में जो ग्रंथियाँ होती हैं वो भी भाग लेती हैं। इस प्रकार से पाचक ग्रंथियाँ कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चित्र बनाता हूँ छोटा सा, ठीक है।
तो कुछ इस प्रकार का चित्र होता है। ठीक, अब कौन क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये है माउथ यानी कि मुख गुहा, मुख गुहा। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है ग्रास नली यानी कि फूड पाइप। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है आमाशय। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं इसको कहा जाता है अग्नाशय। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो आप बिंदी बिंदी टाइप देख रहे हैं इनको माइक्रोवलाई कहा जाता है, सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। ठीक है ना, ये है बड़ी आंत। ये जो आप देख रहे हैं ये है छोटी आंत। कहने को छोटी होती है, वास्तव में 5 से 6 मीटर बड़ी होती है बहुत। ठीक है, ये पचाने का काम करता है, इसलिए गांव में इसको कभी लोग पचौनी कह देते हैं ना, वही सब चीज़। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये दिख रहा है ये है रेक्टम यानी कि मलाशय। ये दिख रहा है गुदाद्वार यानी कि एनस। ये जो दिख रहा है इसको अपेंडिस कहा जाता है, आप लोगों ने देखा हो सुना होगा अपेंडिस। ये दिख रहा है ये जुड़ा हुआ हिस्सा सीकम कहलाता है, सीकम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत, लीवर। और इसके बाद लीवर से इस प्रकार से एक जुड़ा हुआ हिस्सा और होता है इस प्रकार से। ठीक है, और फिर यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा होता है। और इधर ये जुड़ा होता है इधर से। ठीक है, इस प्रकार से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है पित्ताशय। तो अभी आपका बनकर मुझे लगता है कि ये हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि ये सब बन ही चुके वहाँ पे, तो मैं इनको मिटा देता हूँ तो हमें समझने में थोड़ी सी काफ़ी आसानी होने वाली है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो ये हम लोगों ने चित्र बना के पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। वायर दिक्कत दे रही है, चलिए देखते हैं। अब अगर वास्तविकता में बात की जाए तो ये है मुख गुहा। ठीक है, ये है ग्रास नली, ये है आमाशय, अग्नाशय, इसको हम पित्ताशय, दिस इज लीवर, यकृत, ये सीकम कहलाता है, ये अपेंडिक्स कहलाती है, ये बड़ी आंत कहलाती है, छोटी आंत कहलाती है, मलाशय, ये एनस। इस प्रकार से पूरा चित्र बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बाद में। ठीक है ना, क्योंकि लिखने में क्या होता है बहुत सारा टाइम जाता है। मेरा उद्देश्य आपको पहले समझाना है, फिर जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन हम सबको लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे। पहले बहुत आसान सी भाषा में चीज़ों को समझो। ठीक है ना, जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे फिर लिखना क्या, लिख तो ले गए, किताबों में सब कुछ मिल जाता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब समझना थोड़ा ध्यान से। भोजन लिया, भोजन को जैसे ही हमने शुरू किया, भोजन को जैसे ही हमने खाना शुरू किया तो सबसे पहले हम उसको मुंह में ले गए, और मुंह में ले जाने के पश्चात हम लोगों ने क्या किया कि दांतों से उसको चबाना शुरू किया। और जैसे ही उसको तोड़ना फोड़ना शुरू किया, कुचलना शुरू किया, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, याद करो थोड़ा सा, भौतिक प्रक्रिया। कैसी है? भौतिक प्रक्रिया। फिर वहीं पर पाई जाती हैं कुछ लार ग्रंथियाँ। ठीक है, और वो लार ग्रंथियाँ जो होती हैं उनमें जैसे टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये टाइलिन एंजाइम जो है ये छोड़ता है, तो वहाँ से लार ग्रंथियों से कुछ एंजाइम छूटते हैं जो क्या करते हैं उसमें मिलना शुरू हो जाते हैं। और एंजाइम जो टाइलिन है, ये टाइलिन वास्तविकता में पाचन काय का करता है, ये वास्तविकता में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से, मुख से ही शुरू हो जाती है। और सबसे पहले भोजन का कौन सा भाग पचता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि लार जो होता है, लार में म्यूकस नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। तो और इन सब की वजह से क्या होता है कि जो भोजन होता है वो बड़ा ही चिपचिपा टाइप का हो जाता है। और जो चिपचिपा भोजन जो मुंह में होता है उसी को कहा जाता है बोलस। ठीक है, तो अब हम चरण बाई चरण पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखो भोजन को चबाया, और जैसे ही चबाया तो ये क्या हो गई, भौतिक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, ये समझने वाली बात है, हर चीज़ लिखी नहीं जाती, आपको अच्छे से समझना। चबाने के पश्चात क्या होगा कि लार ग्रंथियों ने लार छोड़ी, तो लार की वजह से क्या होगी, अब केमिकल यानी कि रासायनिक प्रक्रिया हो गई, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, प्लस क्या हुआ कि जब आपने भोजन को चबाया तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ साथ अब कंडीशन क्या हुई कि जो म्यूकस नाम का एंजाइम मिला, इससे क्या हुआ कि भोजन चिपचिपा हो गया, भोजन चिपचिपा यानी कि चिकना टाइप का हो गया भोजन। और जैसे ही भोजन चिकना टाइप का हुआ तो इस चिकने भोजन को हम क्या कहते हैं, याद रखना हमेशा, इसको बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बोलस कहा जाता है। तो बात क्लियर हुई। भोजन को चबाया, भौतिक प्रक्रिया, लार ग्रंथियों ने लार छोड़ा, भोजन को गलाना शुरू किया तो वो क्या होगी, रासायनिक प्रक्रिया। उसमें म्यूनिक नाम का जो पदार्थ पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम की वजह से भोजन क्या हो गया कि चिपचिपा हो गया, लिबलिबा टाइप का हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, तो उस भोजन में लार में मिले हुए भोजन को, जो लिबलिबा भोजन, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है बोलस। ठीक है, तो ये मुँह का काम निपट गया। अब आगे बढ़ते हैं मुँह से। फिर भोजन ग्रास नली से होकर, याद रखना दो चीज़ होती है, एक होती है ग्रास नली, एक होती है ग्रसनी। ठीक है ना, तो याद रखना यहाँ पे एक बाल्ब पाया जाता है। इस प्रकार से प्रकृति ने मानव शरीर को बहुत अच्छा बनाया। याद रखना, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। याद रखना कि ये जो नाक है, नाक भी यहीं से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुमने देखा होगा कभी कभार उल्टी होती है पानी पीते वगैरह, तो उल्टी तो मुंह से होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार नाक से भी होता है। जब उल्टी होती है तो नाक से भी निकलने लगता है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि वास्तविकता में पाइप एक ही है, यही पाइप है, लेकिन जहाँ से सांस अंदर जाती है नाक के माध्यम से, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी, और जिससे भोजन अंदर जाता है उसको ग्रास नली कहा जाता है। ठीक है, ग्रास नली वास्तविकता में एक पाइप है, और भोजन अगर हमने जैसे ही खाया वो एकदम अगर सीधा चला गया एकदम, तो पूरा पेट एकदम भर जाएगा और ये प्रक्रिया एकदम बहुत वहीं ठप हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, जैसे थ्रेसर होता है, थ्रेसर जिसमें कटाई होती है, यदि अगर उसमें चक्की, मान लो चक्की होती है, यदि चक्की में एकदम अनाज डाल दिया जाए तो चक्की क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। इसी प्रकार से उसको निश्चित क्रम में, क्रम धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में डाला जाता है ना, कि थोड़ा थोड़ा पहुँचे और प्रक्रिया शुरू होती रहे। इसी प्रकार से जो पाइप होता है, ये फूड पाइप जो ग्रास नली है, ये भोजन को क्रम से ले जाने का काम करती है। कहाँ, आमाशय में, जिसको पेट कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इस आमाशय में धीरे धीरे ले जाने का प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्रमानुकुंचन कहलाती है। क्या प्रक्रिया कहलाती है, क्रमानुकुंचन। तो ये तो हो गया काम मुख गुहा का, मुख गुहा। और मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ पहुँचा, बोलो, मुख गुहा के बाद पहुँचा ग्रास नली में। याद रखना, ग्रास नली में पाचन नहीं होता। ग्रास नली में पहली बात क्या याद रखेंगे, पाचन नहीं होता। फिर क्या होता है, तो भोजन धीरे धीरे आमाशय में पहुँचा है, भोजन धीरे धीरे आमाशय में जाता है, और ये प्रक्रिया क्रमानुकुंचन कहलाती है, क्रमानुकुंचन। ठीक है, तो ये ग्रास नली का काम हो गया। अब भोजन कहाँ पहुँच गया, आमाशय में। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, याद रखना। जो पहला पार्ट होता है आमाशय का, वो क्या करता है, HCl का उत्सर्जन करता है। ठीक है, HCl एक केमिकल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहा जाता है, और ये HCl जो होता है ये भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। जब ये बन जाता है तो ये भोजन को सड़ाना शुरू करता है, गलाना शुरू करता है पेट में, और भोजन सबसे ज़्यादा यहीं पर ठहरता है, 3.5-4 घंटे लगभग ठहरता है भोजन। तो भोजन जब केमिकल में मिल जाता है, HCl मिल जाता है, और भोजन वहाँ पे सड़ना शुरू होता है, तो वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया शुरू होगी, बताओ, सड़ाना गलाना कौन सी होती है, रासायनिक प्रक्रिया। तो भोजन में वहाँ से रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि भोजन जैसे ही आगे बढ़ता है तो जो पेट का दूसरा हिस्सा होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बना दूँ, यहाँ पे जैसे मान लो ये पेट है। ठीक है, इस प्रकार से समझ लो, ये पहला हिस्सा है, यहाँ पे क्या हो गया, HCl, और भोजन क्या हो गया, अम्लीय हो गया भोजन। ठीक है, तो जब भोजन अम्लीय हो जाता है, दूसरे हिस्से में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार का, और ये क्या होते हैं कि भोजन को रोकने का काम करते हैं, कि भोजन एकदम आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, तो ये भोजन को रोकने का काम करते हैं। तो सेकंड होता है, ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, वास्तविकता में देखा जाए तो होता क्या है कि जो सेकंड पार्ट होता है, इसी क्या करता है, भोजन को रोकने का काम करता है, भोजन को रोकने का काम करता है। और या तुमने देखा होगा कभी जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे, पेट में दर्द होने लगा, ये सब तो यही होते हैं वो कांटे टाइप के संरचना जो भोजन को रोकने के लिए होते हैं। जब भोजन कुछ नहीं होता पेट में तो क्या होता है कि यही चुभने लगते हैं, जो हमें कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे या दर्द हो रहा है, ये सब तो वही इसी की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, जो तीसरा पार्ट होता है ये, इसमें पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ। और जठर ग्रंथियाँ जो होती है वो जठर रस निकालती हैं, जठर रस। और जठर रस क्या करता है कि जो भोजन, अब याद रखना एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, तो आमाशय की 3 चीज़ें हैं, ये चीज़ समझ में आ गई पूरी, कि भोजन पेट में पहुंचा, पहले केमिकल यानी कि HCl छोड़ा गया, और HCl के माध्यम से हुआ क्या कि HCl ने क्या किया कि भोजन को अम्लीय बना दिया, और अम्लीय बनाने के साथ भोजन को सड़ाना शुरू किया। जो भोजन का जो पेट का दूसरा पार्ट है, स्टोमक का सेकंड पार्ट है आमाशय का, उसमें कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन को रोक के रखने का काम करती हैं। और भोजन को रोक के रखने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे भोजन का पाचन चलता रहता है।
और यहीं पे क्या होता है कि धीरे धीरे करके भोजन पाचन होता रहता है, प्रोटीन का पाचन होता है यहाँ पे, ठीक है। मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट पचता है, तो यहाँ पे केवल कार्बोहाइड्रेट अभी लिखना नहीं है, ठीक है ना। अभी केवल आप शांत बैठो, मैं अभी पूरा व्हाइट बोर्ड भर दूंगा, परेशान मत हो, पूरा व्हाइट बोर्ड लिख दूंगा और एक एक चीज़ समझा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, नो प्रॉब्लम। अभी केवल शांत बैठ के सुनना है आपको अच्छे से चीज़ें, कि आपको पूरी प्रोसेस पता चल जाए, ठीक है। आप समझो नेक्स्ट क्या होता है कि जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे हमने बताया था कि पाचन नहीं होता, तो यहाँ पे तो पाचन होगा नहीं, यहाँ पे केवल प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक। अब देख लो आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, अब भोजन देखो वास्तविकता में यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो याद रखना कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की एक शर्त होती है, छोटी आंत में भोजन पहुँचता है, छोटी आंत में लास्ट भोजन पच जाता है, सबसे ज़्यादा लास्ट में भोजन छोटी आंत में ही पचता है, ठीक है। अब थोड़ा सा चीज़ समझना, ये जो अग्नाशय देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड। ये अंतःस्रावी भी है, बाह्यस्रावी भी है। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी का मतलब क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से समझाएंगे अगले टॉपिक में। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि जो एंजाइम का जो ग्लैंड यानी कि जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि का मतलब होता है एक प्रकार का स्पेस, थैला, ठीक है ना, और उसमें कुछ ना कुछ भरा होगा। तो ऐसा थैला जिसमें, ऐसी थैली जिसमें एंजाइम भरे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और ऐसे बैग्स या ऐसी थैलियाँ जिनमें हार्मोन्स भरे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको वास्तविकता में हम क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। और जिनमें एंजाइम्स प्लस हार्मोन्स दोनों भरे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथियाँ कहा जाता है। और हमारी आमाशय अग्नाशय जो है वो एक प्रकार का, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छे समझना कि अग्नाशय से ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो तीनों चीज़ें पचाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब। देखो ट्रिप्सिन निकलता है इससे, ठीक, लाइपेज निकलता है इससे, और एमाइलेज निकलता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए और क्या करता है, तो और वास्तविकता में देखा जाए तो जो लाइपेज, हाँ, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, तो लाइपेज वसा, ट्रिप्सिन प्रोटीन और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, तीनों का पाचन करता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि भोजन अगर अम्लीय होगा तो ये नहीं पचाता, भोजन को क्षारीय होना आवश्यक है, भोजन को क्षारीय होना पड़ेगा तब ये बचाएगा। अब इसके लिए देखो, अगर जिसने भी बॉडी बनती है ना, क्या प्रोसेस, क्या प्रोग्राम तैयार किया, आप समझना अच्छे से। होता क्या है कि इससे, अग्नाशय से और छोटी आंत से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो उत्तेजित कर देते हैं यकृत को, लीवर को। और लीवर से क्या होता है कि पित्तरस बनना शुरू हो जाता है, पित्तरस। तो पित्तरस बनता कहाँ है, पित्ताशय में कभी नहीं बनता, याद रखना, पित्ताशय में स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। लीवर से पित्तरस बनना शुरू हुआ, और जैसे लीवर से पित्तरस बनना शुरू हुआ तो पित्तरस जब क्या होता है कि इकट्ठा कहाँ होने लगा, जाके पित्ताशय में। और ये जो पित्तरस है, जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं, ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के पश्चात जब इसमें आता है, इसमें बनने के पश्चात भोजन को क्या बना देता है, यह भोजन को वास्तविकता में क्षारीय बना देता है। कुछ एंजाइम्स छोटी आंत से निकलते हैं, वो भी भोजन को क्षारीय बना देते हैं। और जैसे ही भोजन को क्षारीय बना देता है तो इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जा रहे थे अग्नाशय के अंदर, जो हमने लाइपेज बताया, ट्रिप्सिन बताया, एमाइलेज बताया, याद रखना इंसुलिन का स्राव भी अग्नाशय से ही होता है, ठीक है। लोड नहीं लेना, हम सब लिखवाएंगे, परेशान मत हो। ये सब चीज़ें क्या होंगी कि इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और छोटी आंत में अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है, और छोटी आंत में क्या होगा कि भोजन अंतिम रूप से पच जाएगा, यानी कि प्रोटीन का यहाँ भी पाचन हो जाएगा, ठीक है। वसा का पाचन हो ही चुका है, कार्बोहाइड्रेट पच चुका है, जो प्रोटीन लास्ट है सबसे मुश्किल पड़ता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन देख रहे हो, तो आमाशय से स्टार्ट हुआ, आमाशय के बाद धीरे धीरे रसस में लगे, और छोटी आंत में जाके प्रोटीन लास्ट में अमीनो एसिड में बदल जाता है। पहले पेप्टेन बदलता है, फिर पेप्टाइड में, फिर अमीनो एसिड्स में। और इस प्रकार से जब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है तो फिर क्या होता है, ये भोजन इस प्रकार से कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में, ठीक है। अब भोजन कहाँ पहुँचा, छोटी आंत में पहुँच गया, तो सॉरी बड़ी आंत में। छोटी आंत से लास्ट पाचन हुआ और भोजन बड़ी आंत में पहुँच गया। याद रखना, बड़ी आंत भोजन को पचाने का काम नहीं करती है, बड़ी आंत क्या करती है, अवशोषण का काम करती है। और अवशोषण काय के माध्यम से, यहाँ पर क्या होता है कि
बीच के गैप करने के लिए छोटी आंत में छोटे छोटे बालनुमा संरचना, रोमनुमा संरचना पाई जाती है, जिनको हम लोग माइक्रोविलाई यानी कि सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। और ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं ये अवशोषित और यानी कि खींचने का काम करते हैं, शोषित करने का काम करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। जल और खनिज लवण, तो जल और खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में धीरे 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 करके अंतिम रूप से जल और खनिज लवण का अवशोषण हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। जल, खनिज लवण और जो विटामिन है इनका अवशोषण जैसे ही हो जाता है तो इनके अवशोषण के पश्चात भोजन की पाचन प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। पचने के बाद जो भोजन बचता है उस भोजन को मलाशय में एकत्रित कर लिया जाता है, मलाशय में एकत्रित हो जाता है। और इसके तहत बिलुरीन नाम का एक एंजाइम होता है जो इसको कह सकते हैं कि पीला रंग प्रदान करता है। इसलिए मल का पीला रंग किसके लिए होता है? तो बिलुरीन नामक एंजाइम्स के कारण होता है। और ये भी जो होता है इसके बाद मल त्याग कर दिया जाता है। और इस प्रकार से पूरी पाचन की प्रक्रिया भोजन से करने तक, मल त्याग तक, इस प्रकार से पूरा पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक याद रखना, इस पूरे को हम लोग कहते हैं, ये पूरा ऊपर से नीचे तक यानी कि मुख गुहा से लेके एनस तक का जो भाग होता है इसी को कहा जाता है आहार नाल। क्या कहा जाता है? आहार नाल। इसकी जो लंबाई होती है ये 30 से 33 फीट होती है। ठीक है, 30 से 33 फीट या 9 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक, बात पूरी क्लियर हो गई, अच्छे समझ में आ गया। अब याद रखना, जब भोजन यहाँ से निकला था इसको बोलस कहा जाता है, लेकिन जब भोजन कहाँ? आमाशय में पहुँचता है, इसमें आमाशय, तो यहाँ पे क्या होता है कि भोजन को कायम कहा जाता है। तो आमाशय में जो भोजन पचता है उसको क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। और जब धीरे धीरे भोजन छोटी बड़ी आंत से लेकर मलाशय में पहुंच जाता है तो मलाशय में जो भोजन होता है इसको क्या कहा जाता है? मलाशय में इसको काइल कहा जाता है, काइल। और काइल के बाद क्या होता है कि मल त्याग हो जाता है और भोजन खत्म। तो भोजन की 3 स्टेज होती हैं, बोलस, कायम और काइल। पूरी बात क्लियर हो गई एकदम। अब मैं क्या करता हूँ, एकदम तेज क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है ना, तो भोजन में क्या होता है? भोजन में क्या होता है वास्तविकता में? तो भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, विटामिन। ठीक है, भोजन को जैसे ही आपने चबाना शुरू किया तो चबाने से ही क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे ही लार ग्रंथियों ने लार छोड़ी मुंह में, मुख गुहा में ही, तो उस प्रकार से क्या होता है कि उसमें लार मिल जाती है और भोजन का वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। वो वहाँ पे मुख गुहा में मूल रूप से जो पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद भोजन जो होता है वो ग्रास नली के माध्यम से, हम कह सकते हैं कि जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप के माध्यम से भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। और आमाशय में भोजन पहुँचने के पश्चात क्या होता है कि वहाँ से HCl निकलता है आमाशय में, और HCl भोजन को अम्लीय कर देता है। और अम्लीय करने के पश्चात भोजन आगे बढ़ता है आमाशय के दूसरे भाग में। और आमाशय के दूसरे भाग में छोटी छोटी, जिसको रुचि कहा जाता है, रुचि, वो मिल जाती हैं, यानी कि छोटी कांटेनुमा संरचना होती है जो भोजन को रोकने का काम करती है और भूख के समय यही चुभने का काम करती हैं। ठीक है, और याद रखना, जब हम भोजन को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, भोजन खूब खा लेते हैं, तो क्या होता है कि जब आमाशय पूरा भर जाता है तो ऐसी स्थिति में जितना आप भोजन खाएंगे उतना ही HCl का ही उत्सर्जन होगा। और जितना HCl निकलेगा उतना ही क्या होगा? कहते हैं ना कि एसिडिटी बनने लगी है, एसिडिटी। तो जो एसिडिटी होती है वो यही है। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या होता है? तो इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल 12 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही आता है इनो में। और इसलिए तुमने देखा होगा कि वास्तविकता में अगर इनो को पी लो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम तुरंत समाप्त हो जाती है। लेकिन कब्ज, गैस, एसिडिटी यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी में तो हम जब लास्ट में पढ़ेंगे उसका उपाय क्या है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे इस चीज़ को। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस लिए दिया जाता है? तो तुरंत रिलीफ देने के लिए, जो जिससे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके जब भोजन आगे बढ़ता है आमाशय से, तो आमाशय के लास्ट भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर रस को छोड़ती हैं। और जठर रस क्या करता है? हार्मोन्स को तीव्र कर देता है भोजन को पचाने के लिए। और अम्लीय भोजन अब पचेगा नहीं, क्योंकि अग्नाशय के जो एंजाइम्स होते हैं वो अम्लीय भोजन को पचाते नहीं हैं, वो तो क्षारीय भोजन को पचाते हैं। तो क्या होता है कि यकृत जो होता है, यकृत से पित्तरस बनना शुरू हो जाता है। और पित्तरस यकृत में बनकर ये पित्ताशय में एकत्रित होता है। और ये धीरे धीरे जब बाइल जूस जाता है तो ये क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। और जैसे भोजन क्षारीय हो जाता है तो जो अग्नाशय के एंजाइम्स होते हैं वो उसको पचाना शुरू कर देते हैं। और जैसे उसको पचाने का कंप्लीट करते हैं तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, अंतिम होती है। फिर धीरे धीरे करके छोटी आंत में भोजन पहुँचता है। छोटी आंत में लास्ट रूप से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का समाप्त हो गया। अब जल, खनिज लवण और विटामिन जो बचा, तो जल, खनिज लवण और विटामिन का जो अवशोषण होता है वो वास्तविकता में कहाँ होता है? ये अवशोषण याद रखना कि छोटी आंत में ही कुछ अवशोषित हो जाता है, लेकिन जो वास्तविकता में जल और खनिज लवण है, विटामिन का अवशोषण तो यही हो जाता है। तो जल और खनिज लवण का अवशोषण मूलतः बड़ी आंत में होता है। और इस प्रकार से पूरी पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। पचने के बाद जो भी
वेस्ट मटेरियल या एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है वो सब जाकर रेक्टम यानी कि मलाशय में एकत्रित हो जाता है और वहाँ पे बिलिरुबिन नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसको पीला रंग प्रदान करता है और इसलिए मल का रंग पीला होता है और इस प्रकार से मल त्याग करने के पश्चात ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो मुझे लगता है अब पूरी बात क्लियर होगी। अब मैं एक एक करके लिखवा दे दूँ या बोल के लिखवाऊँ कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख दूँ, समझा दूँ, सबसे बेस्ट तरीका है। तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो को रोक कर मैं लिख देता हूँ जल्दी से और मैं आपको लिख दूंगा और आप लोग अब कॉपी पेन, आपका काम आ गया है कि आप कॉपी पेन लेकर जल्दी से इसको समझ लें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी मुख गुहा, माउथ की अगर बात की जाए तो ये भोजन का पाचन यहीं से शुरू होता है। पहली बात, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से, और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो मुख गुहा केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हो। याद रखना कि 1 से 1.5 लीटर लार डेली बनती है मानव शरीर में। तो मानव में कितनी लार बनती है डेली? 1 से 1.5 लीटर। याद पूछा जाए कि मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, पैराटिड, सबलिंगुअर और सबमेडिबुलर। ठीक है, पैराटिड, सबलिंगुअल और सबमेडिबुलर। और अगर वास्तविकता में बात की जाए तो जो पैरोटिड ग्रंथि यही इंपॉर्टेंट है। याद रखना इन तीनों में ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सांप के जहर इसी से निकलता है। सांप में जहर निकलता है ना, तो सांप जब काटता है तब जहर नहीं होता, दांतों में सांप के जहर नहीं होता। जब काटता है तो ये लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती हैं और फिर हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि दांत तो घुसे हुए हैं ब्लड के, तो ब्लड के अंदर जहर छोड़ देता है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट बात की जाए कि जो मुख गुहा से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो मुख गुहा से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूकस। ठीक है, तो टाइलिन और डाइस्टेज जो एंजाइम है ये स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। याद रखना ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, सैकेराइड क्या होता है, प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार होते हैं। तो इस बात को हम भोजन में देखेंगे। ठीक है, लोड लेने की बिल्कुल मत नहीं है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि जो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च की बात की जाए तो अनाज का छिलका, अनाज का छिलका। आपने देखा होगा कि आप कितना भी, आप भोजन आटा कितना भी छान लो लेकिन उसमें अनाज का छिलका पहुंच ही जाता है। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पचाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे बहुत महीन आटा पीस दिया जाता है तो वो मैदा बन जाता है। ठीक है ना, और मैदा के जो आपने देखा होगा जो फास्ट फूड बनाए जाते हैं, पराठे वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें, तो मैदा की जो वस्तुएं हैं उनको पचाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप जितनी रोटियां खाते हैं उतना अगर मैदा का भोजन खा लें तो आपको पेट में प्रॉब्लम होने लगेंगी और डाइजेशन प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खराब होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो फास्ट फूड है वो ज़्यादा सही नहीं होता। तो याद रखना ये जो अनाज का छिलका है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको खाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। इसलिए हम लोग छान लेते हैं और कुछ ना कुछ तो पहुँच ही जाता है और जितना पहुँच जाता है उतना हमारे लिए काफ़ी होता है। तो बात की जाए तो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करता है वो कौन करता है? टाइलिन। याद रखना, आपको बात पूछा जाए कि बताओ मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है ना, जैसे आप मान लो एक क्वेश्चन आता है कि बताओ किसी भी खिलाड़ी को मैदान में यदि एनर्जी कम फील हो रही तो उसे क्या देना चाहिए? तो उसे कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। तुमने देखा होगा जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं हम क्या बोलते हैं उनको, जो ग्लूकॉन डी वगैरह है, ग्लूकोज वगैरह ये सब दिए जाते हैं। तो ग्लूकोज क्या है वास्तविकता में? ग्लूकोज वास्तविकता में देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है, तुरंत पचा और तुरंत क्या होता है कि ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है ना, तो इस वजह से तो टाइलिन और डाइस्टेज जो है तो स्टार्च का जो पाचन है वो करते हैं। जो लाइसोजाइम इससे निकलता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो जीवाणु या कीटाणुओं का विनाश करते हैं। याद रखना कि हमारे ब्रह्मांड में हजारों SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और इसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु और फंगी यानी कि कवक जो हैं वो सब घूमते रहते हैं। और जो बैक्टीरिया है या फिर हम कवक हैं या जो शैवाल हैं, ये सब जो घूमते रहते हैं, कीटाणु वगैरह, ये जो कीटाणु है ये हमारे भोजन में हमारे सांस के साथ भी जाते हैं और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ भी जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि हमने हाथ सही से नहीं धोया, हाथ धोए तो सही से सुखाए नहीं, तो कितना बचोगे इन चीज़ों से? तो हमारे लार में ही लाइसोजाइम पाया जाता है, ये कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, जिसके माध्यम से हम बीमार नहीं पड़ते और भोजन में ये दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो जीवाणु और कीटाणुओं का विनाश करने का काम होता है। म्यूकस नाम का एक एंजाइम होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। हमने बताया था कि जब लार में जो म्यूकस नाम का एंजाइम वो मिल जाता है और भोजन चिपचिपा हो जाता है तो उस भोजन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, इस प्रकार से हमने मुख गुहा को देखा। तो आप लोग ऐसे ही बनाएंगे, इतना बनाएंगे क्योंकि मेरा तो व्हाइट बोर्ड छोटा है, इस वजह से उतना कम नहीं, मैंने 5x4 का बनवाया, इस वजह से आपके पास तो कॉपी है। हेडिंग डालेंगे नंबर 1 मुख गुहा, उसके सारे पॉइंट नोट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे 2 लाइन का और फिर हेडिंग डालेंगे ग्रास नली। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नोट्स बनाओगे तो बहुत जल्दी याद होगा आपको। तो जो फूड ग्रास नली यानी कि फूड पाइप है, तो फूड पाइप की अगर बात की जाए तो फूड पाइप वास्तविकता में देखा जाए तो ये पाचन नहीं करता, तो इससे पाचन
नहीं होता। जब ये पाचन नहीं करता तो फिर करता क्या है, तो ये पाचन वास्तविकता में नहीं करता। इसका काम जो होता है वो होता है क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है। क्रमानुकुंचन मतलब भोजन को धीरे 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 कहाँ, स्टोमक तक पहुँचाना, धीरे धीरे आपके आमाशय तक पहुँचाना। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इससे 3 ही पॉइंट है, ठीक है। इसको लिख के फिर 2 लाइन छोड़ना है, फिर आगे लिखना है। इस प्रकार से नोट्स ऐसे बनाना। आमाशय, स्टोमक। स्टोमक की बात की जाए तो इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से, एक होता है कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक नाम के इसके 3 पार्ट होते हैं। जो कार्डियक होता है, कार्डियक में HCl का निर्माण होता है। मैंने यहाँ पे छोटा सा चित्र बना दिया है, व्हाइट बोर्ड पे जगह कम थी तो आप लोग देख लेना उसको। तो जो पहला हिस्सा होता है जो आपका यहाँ से जुड़ा होता है, आपको चित्र तो पूरा बना लिया था ना जो हमने पहले वाले उसमें, तो आप चित्र देख लेना उसमें। तो जो HCl है वो सबसे ऊपरी भाग होता है और ये अम्लीय कर देता है भोजन को, ठीक है ना। जो दूसरा भाग होता है इसमें रूजी पाए जाते हैं, कांटेनुमा संरचना, रूजी, जो हमने बताया था। इनका काम क्या होता है, इनका काम वास्तविकता में क्या होता है कि ये भोजन को रोक कर रखने का काम करते हैं, और जब भूख ज़्यादा लगती है तो यही चुभने लगते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट का हिस्सा होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें जठर रस पाए जाते हैं। तो हम एक एक को देखते हैं। तो पहला है कार्डियक। कार्डियक में HCl का निर्माण होता है। HCl क्या करता है, जीवाणुओं का नाश करता है। पहली बात तो जो भी जीवाणु मुंह में जो लार में बच गए थे लाइसोजाइम से, वो जीवाणु जब पहुंचते हैं तो HCl उनका समाप्त कर देता है उनको, ठीक है ना। और भोजन को सड़ाना गलाना, तो भोजन को सड़ाने गलाने का काम करता है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लो हमने भोजन किया और भोजन को सड़ाने गलाने का काम, क्योंकि HCl तो निकल गया, अब भोजन अम्लीय हो गया पेट में। अब जब हम उल्टी करते हैं तो उल्टी के टाइम पर आपने देखा होगा कि उल्टी के टाइम पर बहुत कड़वा कड़वा टाइप का लगता है नाक में भी और इन सब में। वो क्या होता है, वो वास्तव में HCl होता है, और HCl भोजन को सड़ाना शुरू कर देता है। और ऐसी स्थिति में अगर उल्टी हो जाए तो आप लोग जानते हैं कि नाक आगे सब बहुत बहुत खतरनाक केमिकल होता है, याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा भाग है फंडिक। फंडिक में क्या होता है, कांटेदार रूजी पाई जाती है। कांटेदार रूजी क्या करता है, भोजन को रोक कर रखती है और भूख के समय ये चुभती है, ठीक है। दोनों बातें क्लियर। तीसरा पाइलोरिक। पाइलोरिक, पाइलोरिक में क्या होता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, पहला पॉइंट। और ये जठर रस का निर्माण करती हैं। क्या का निर्माण, जठर रस का। अब देखते हैं जठर रस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। अब जठर रस जो होता है, जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए। जठर रस के 2 काम होते हैं। एक रेनिन पाया जाता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि ये छोटे बच्चों में खूब होता है। छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं और जब उल्टी करते हैं तो दही उल्टी करते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है, रेनिन, ठीक है ना। तो रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है। और फिर होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन आपको पता है कि प्रोटीन का होता है एक प्रकार, ये प्रोटीन का पाचन करता है। एक एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। तो ये प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत, कहते हैं प्रोटीन का जो पाचन होता है बड़ी मुश्किल से होता है, 3-4 चरणों में होता है। तो जो प्रोटीन हमने लिया था उसका स्टोमक में स्टार्ट हो गया, तीसरे पार्ट में जठर रस ने। तो जठर रस ने क्या किया, उसको प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल दिया, ठीक है ना, पेप्टॉन में, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते। आमाशय में जो उपस्थित भोजन होता है उसको कायम कहा जाता है। याद रखना, जो मुंह में लार में मिला हुआ भोजन है उसको क्या कहते हैं, कायम कहते हैं, सॉरी बोलस कहते हैं। और जब आमाशय में भोजन आ जाता है तो उसको हम लोग कायम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगला पॉइंट है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय की बात की जाए, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। तो पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड। ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के, तो हम कह सकते हैं यह एक मिश्रित ग्रंथि है। पहली बात, इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पूर्ण पाचक का मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों को पचाने की क्षमता होती है, ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। अब समझो ध्यान से कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो इसमें एंजाइम होता है इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और इंसुलिन। ये 4 एंजाइम इससे निकलते हैं। अब याद रखना है, इनको निकलने के लिए उत्तेजित कौन करता है, तो इनको निकलने के लिए जो उत्तेजित करता है वो सेक्रेसिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है, सेक्रेसिन हार्मोन। ये कहाँ निकलता है, ये छोटी आंत से निकलता है, याद रखना, छोटी आंत। ये पॉइंट बना के लिखना है सभी को, ठीक है ना, कॉपी में लिखना है इन चीज़ों को, बाद में भूल जाओगे। तो सेक्रेसिन नाम का एंजाइम जो कि छोटी आंत से निकलता है, ये हार्मोन इन्हें निकलने के लिए उत्तेजित कर देता है, बाहर निकलने के लिए उत्तेजित करता है। और फिर क्या कौन से निकलते हैं, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और इंसुलिन। इमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपको पता है जो पेप्टॉन, जो प्रोटीन था वो पेप्टॉन बन चुका था, प्रोटीन से पेप्टॉन। यहाँ पे देखो, प्रोटीन से पेप्टॉन पेप्सिन ने बना दिया। तो ट्रिप्सिन ये क्या करता है कि जो पेप्टॉन है उसको पेप्टाइड में बदल देता है। क्या में बदल देता है, पेप्टाइड में। अभी एरेप्सिन नाम का एक और एंजाइम आएगा, ये लास्ट में प्रोटीन को पचाएगा और अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा और प्रोटीन का पाचन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन का सबसे पहला पाचन कहाँ होता है, तो जठर रस में। जठर रस में पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है। फिर इसकी सेकंड प्रक्रिया कहाँ, ट्रिप्सिन में होती है। ट्रिप्सिन पेप्टॉन को पेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है, वसा या लिपिड, फैट का पाचन करता है। तो हमने जितनी भी चिकनी चीज़ें खाते हैं, जितनी तेल होता है, ये सब चीज़ें, घी होता है, तेल होता है, जो भी सब है, इन सब में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, वसा पाया जाता है। और इनका पाचन कौन करता है, तो इनका पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंसुलिन। इंसुलिन की अगर बात की जाए तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो पैनक्रियाज से होता है, ठीक है। इसके बारे में बातें क्या है, तो इसमें जिंक नामक जो होती है, लिखा हुआ है जिंक नामक धातु पाई जाती है। और याद रखना, इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में।
नेक्स्ट अगर बचे ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। और यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो इसी को कहते हैं शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ का हो जाना, ठीक है। और जो लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि डायबिटीज़ एक बार हो गया वो ज़िंदगी में कभी सही नहीं होता। इसकी एक बड़ी दिक्कत है कि डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गया है उनके लिए रामबाण इलाज है। उनको जो कड़ी पत्ता आता है ना, कड़ी पत्ता, डेली सुबह कड़ी पत्ता, नीम के पत्ते, वो जो नीम के पत्ते जानते हैं आप लोग, जो नए नए होते हैं अभी निकलने वाले हैं एकदम, नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता प्लस उसके साथ साथ तुलसी के पत्ते, ये तीनों पत्ते अगर 4-5 पत्ते ले लो, और यदि इनको अगर डेली नियमित रूप से चबाया जाए दोनों टाइम, तो समझ लो बहुत इफेक्टिव है। और इम्पॉर्टेंट होता है जैसे जामुन के बीज होते हैं, जामुन होता है, ये भी बहुत इफेक्टिव है। तो इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। याद रखना, इंसुलिन लग रहा है वो भी सही हो जाता है अगर ये तरह कर लिया जाए। चलो नेक्स्ट देखो, बात की जाए अगर आमाशय की एंजाइम, तो आमाशय के जो एंजाइम हो, ये वाले एंजाइम, यानी कि अग्नाशय के एंजाइम, सॉरी, तो जो अग्नाशय के एंजाइम्स हैं जो ये लिखे हुए, ये एंजाइम क्षारीय भोजन का पाचन करते हैं और अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करते। अब इनको अम्लीय हैं क्योंकि HCl मिल चुका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में। अब जब अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय कैसे किया जाए, तो इनको क्षारीय, तो पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है। तो पित्तरस क्या करता है, क्षारीय बनाता है। अब देखते हैं पित्तरस के बारे में, बाइल जूस। तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, लीवर में। तो पित्तरस कहाँ बनता है, यकृत में। या हमेशा याद रखना, कभी पित्ताशय मत लगाना, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पूछा जाए स्टोर कहाँ होता है, स्टोरेज, तो पित्ताशय में। इसका pH मान कितना होता है, 8 होता है इसका pH मान। नेक्स्ट बात की जाए तो पित्तरस के कार्य क्या होते हैं, तो जो बाइल जूस इसके काम क्या होते हैं, एक तो भोजन को क्षारीय बनाना, नेक्स्ट है वसा का पाचन करना। तो भोजन को क्षारीय बनाना और वसा का पाचन करना। वसा को लाइपेज ने पचा दिया, जो कुछ बचा हुआ है वो कौन पचा देगा, वो पित्तरस पचा देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एंजाइम न होने के बावजूद भी ये पाचन का काम करता है, कौन, पित्तरस। याद रखना, है कोई एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी ये पाचन का काम करता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो बाइल जूस है, पित्तरस निकलता है, इस पित्तरस को निकालने के लिए उत्तेजित कौन करता है। तो अगर बात की जाए तो कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का एक एंजाइम होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम होता है। ये भी छोटी आंत से निकलता है। ये दोनों एंजाइम छोटी आंत से निकलते हैं, छोटी आंत। तो कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का जो एंजाइम है छोटी आंत से निकलता है। यह एंजाइम पित्तरस को निकालने के लिए उत्तेजित करता है। क्या करता है, उत्तेजित करता है। जो बाकी चलो चीज़ें हैं मैं इसको मिटाकर दोबारा से लिख रहा हूँ और मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे अच्छे से, और बढ़िया कॉपी में सारी चीज़ों को लिखना जरूर है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो अगर बात की जाए तो हमने बात की थी अब छोटी आंत। छोटी आंत की बात की जाए तो छोटी आंत एक पूर्ण पाचक प्रक्रिया कंप्लीट करती है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, फिर अवशोषण की शुरू हो जाती है। तो पूर्ण पाचन प्रक्रिया का अंत करती है, ठीक है ना। तो पूर्ण पाचन प्रक्रिया इसमें होती है। दूसरी बात, पाचन भी होता है इसमें, अवशोषण भी होता है, ठीक है। तो पाचन प्लस अवशोषण दोनों प्रक्रिया होती है इसमें, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। इसके 3 भाग होते हैं। तो छोटी आंत के कितने भाग है, 3 है। याद रखना इसकी लंबाई जो होती है 5 से 6 मीटर होती है, लिख लेना इसको, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 5 से 6 मीटर होती है। कहने को छोटी आंत है, होती बड़ी है, बड़ी आंत से तो कई गुना बड़ी होती है। पहला भाग होता है इसका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की बात की जाए तो याद रखना थोड़ा सा, सेक्रेसिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। तो सेक्रेसिन और कोलेसिस्टोकाइनिन नाम के जो 2 एंजाइम हैं, सॉरी हार्मोन्स हैं, इनका ये स्राव करती है। ये एंजाइम का स्राव नहीं करती, याद रखना। इससे कोई भी एंजाइम नहीं निकलता, ये हमेशा हार्मोन्स का स्राव करती है। एक सेक्रेसिन हार्मोन और एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। सेक्रेसिन हार्मोन आपको पता है, सेक्रेसिन हार्मोन क्या करता है, अग्नाशय के जो हार्मोन्स होते हैं, अग्नाशय के जो एंजाइम्स होते हैं उनको उत्तेजित करता है कि वो निकलें। और कोलेसिस्टोकाइनिन नाम के जो एंजाइम होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, वो जो पित्तरस है उसको निकलने के लिए क्या करते हैं, ये उत्तेजित करते हैं। तो ये काय के लिए होता है बताओ, और ये काय के लिए होता है, दोनों चीज़ें अभी हमने देखी। तो ये क्या है, अग्नाशय के एंजाइम्स को, अग्नाशय के एंजाइम को उत्तेजित करता है। और ये क्या करता है, तो ये पित्तरस को उत्तेजित करता है, पित्तरस को उत्तेजित करता है, इससे कि पित्तरस निकले, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो इससे एंजाइम नहीं निकलती। नेक्स्ट अगर इसके 3 पार्ट है, कौन कौन से, तो पहला है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो हमने ड्यूडेनम पूरा देख लिया। अब जेजुनम क्या है, याद रखना कि जब भोजन पाचन होगा भोजन का, ये बड़ी आंत, बहुत बड़ी, छोटी आंत बहुत बड़ी आंत होती है, याद रखना 5 से 6 मीटर। इसलिए मैंने चित्र बना दिया। ये पूरे इस प्रकार से मैंने इसको थोड़ा जूम करके बनाया, वरना इसको बहुत घना बनाना पड़ता है, ठीक है। 5 से 6 मीटर की होती है, समझो थोड़ा सा। अब ये जो आंत है, इसका जो बीच का भाग है, जेजुनम भाग है, याद रखना ये भोजन को फैलने के लिए जगह देता है, जिससे कि भोजन आसानी से फैल सके, क्योंकि इसके बाद पाचन तो होना नहीं है, लास्ट है, इस वजह से। तो भोजन को
फैलने की जगह देता है। लास्ट है इलियम। इलियम का काम होता है क्योंकि इससे एक एंजाइम निकलता है, एरेप्सिन एंजाइम। हमने बताया था प्रोटीन का ये लास्ट पाचन है। प्रोटीन को जो आपको पता है पहले पेप्टॉन, पेप्टॉन से क्या बना पेप्टाइड, और पेप्टाइड से क्या बता देता है कि अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है, और अमीनो अम्ल के बाद प्रोटीन बनना, प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है, जल प्लस खनिज लवण का अवशोषण करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें अपेंडिस पाई जाती है, और ये जो अपेंडिस है ये सीकम से जुड़ी होती है। ठीक है ना, अपेंडिस पाई जाती है जो कि सीकम से जुड़ी होती है। यहाँ पे आप देख लो अपेंडिस का काम क्या होता है, ये थोड़ा सा जटिल भोजन के लिए होता है। जैसे मानो हम लोग पहले जब आदिमानव थे तो घास फूस भी खाते थे, और उसके साथ साथ क्या खाते थे, कच्चा भोजन खाते थे। तो कच्चा भोजन और घास फूस के लिए ये जानवरों में पाई जाती है। जानवर क्या होते हैं कि घास को पचा पाते ये सब, और जानवर जो शेर टाइप के होते हैं इनमें अपेंडिस खूब होती है, और ये जटिल भोजन यानी कि जठर भोजन को पचाने में सहायता करती है। अब हम लोग जब से समझदार हो गए, मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो हम लोग का भोजन को पकाकर उबालकर इस प्रकार से खाते, तो इस प्रकार से इसका धीरे धीरे यूज खत्म हो गया। और ऐसे अंग जिनका कोई काम नहीं होता उनको हम अवशेषी अंग कहते हैं। तो वर्तमान में मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है, कौन सा है, वो है अपेंडिस। इसके बाद क्या होता है कि जब भोजन का पूरा पाचन गया, इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ से पूरा पाचन हो गया, इसके बाद भोजन कहाँ गया, भोजन गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या हो गया कि धीरे धीरे करके इस प्रकार से यहाँ चला, और जिसका जो भी जल और खनिज लवण था उसका अवशोषण कर लिया। अब जो भी पचने के बाद जो भी बचा हुआ भोजन है वो कहाँ इकट्ठा हो गया, कि मलाशय में इकट्ठा हो गया। और मलाशय में एकत्रित होने के बाद बिलिरुबिन नाम का एक जो हमने बताया था एंजाइम होता है, ये इसको पीला रंग प्रदान कर देता है, और यही जो बचा हुआ हिस्सा था ये मल में बदल जाता है, और यहाँ से मल त्याग हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया आपने समझ ली। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पाचन के बाद बचा हुआ भोजन यहाँ पे स्टोर हो जाता है मलाशय में, और ये बिलिरुबिन नामक एंजाइम क्या करता है, इसे पीला रंग प्रदान करता है और मल में परिवर्तित तो हो जाता है। इस प्रकार से पाचन तंत्र हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, और हमें लगता है कि अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा रिवाइज करो। मुख हुआ, मुख हुआ से जैसे भोजन गया तो भोजन को चबाना शुरू किया, जैसे दांतों से चबाना शुरू किया तो कौन सी प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। लार ग्रंथियाँ हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, हमें कितनी एक याद रखनी है बस। ठीक है, तो जब धीरे धीरे क्या होता है कि जब लार ग्रंथियों ने निकाला तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई। अब जब आगे चल के भोजन आगे बढ़ा तो हमने बताया था कि यहाँ पे ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, और ये जो भोजन है जो लार में मिला हुआ भोजन, चिपचिपा भोजन है, इस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, इस भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। जब भोजन आमाशय में आता है इसको काइम कहा जाता है। काइम का जो सबसे पहला पार्ट होता है आमाशय का, वो HCl का उत्सर्जन करता है, इसके माध्यम से भोजन को अम्लीय बना देता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड पार्ट, सेकंड हिस्सा है वो क्या करता है, उसमें कांटेनुमा रूजी पाई जाती है, रूजी संरचना होती है जो कि भोजन को रोकने का काम करती है, और सबसे ज़्यादा भोजन यहीं ठहरता है, याद रखना 4 से 3.5 से 4 घंटे के आसपास। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो वो रूजी पाई जाती है वही भूख के समय चुभती है, लगता है कि चूहे कूद रहे हैं। इसका जो लास्ट हिस्सा है वो उसमें जठर रस बनते हैं, तो जठर रस, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर रस का उत्पादन। जठर रस जो होता है, जठर रस से क्या होता है कि प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन होता है, और इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं दूध को दही में बदलने का काम करता है, रेनिन पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट अगर बात करें जब यहाँ से पहुँचता है तो अब भोजन जो है अम्लीय है, इसको क्षारीय करना है, क्योंकि क्षारीय भोजन ही आग्नाशय के एंजाइम पचा पाएंगे, अन्यथा नहीं पचा पाएंगे। जैसे लाइपेज है, जैसे अगर बात की जाए ट्रिप्सिन है, जैसे कि अगर बात की जाए एक और था एमाइलेज है, ये तीनों एंजाइम, और कौन सा था एक, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। तो ये जो 4 हैं ये चारों एंजाइम किसके, अग्नाशय के, और ये याद रखना अम्लीय भोजन को नहीं पचाते, क्षारीय भोजन को पचाते। क्षारीय भोजन को कौन बनाएगा, तो क्षारीय भोजन को बनाने के लिए जरूरी है कि इस भोजन में क्या मिल जाए, इस भोजन को क्षारीय बनाया जाए। अब क्षारीय कैसे बनेगा, जब क्षारीय बनाने के लिए करना ये होगा कि या तो भोजन को न्यूट्रल कर दो या फिर भोजन को क्षारीय बना दो। क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, पित्तरस करता है, और पित्तरस को उत्तेजित कौन करता है कि भाई पित्तरस निकलो जल्दी से, भोजन को क्षारीय बनाना ये कौन करता है, तो याद रखना कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का जो एंजाइम होता है ये करता है। ठीक है, और जो सेक्रेसिन होता है वो क्या करता है, अग्नाशय में एंजाइम्स को निकालने का काम करता है। तो याद रखना यहाँ पे ये 2 ग्रंथियाँ हैं वास्तविकता में। ठीक है ना, तो यकृत क्या कर रहा है यहाँ पे, जो एंजाइम अग्नाशय है, अग्नाशय से एंजाइम्स कौन निकालेगा, सेक्रेसिन नाम का जो है, ठीक है एंजाइम। ये सेक्रेसिन है ये क्या करेगा, सेक्रेसिन की वास्तविकता ये हार्मोन्स है, तो सेक्रेसिन हार्मोन है ये क्या करता है वास्तविकता में, सेक्रेसिन हार्मोन यहाँ से क्या क्या एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन नाम के और इंसुलिन, इन 4 एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए उत्तेजित कर देता है सेक्रेसिन। अब इसके बाद क्या होता है कि यकृत को उत्तेजित कौन कर देता है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का जो एंजाइम, जो हार्मोन है, सॉरी मैं बार बार एंजाइम बोल देता हूँ, हार्मोन्स लिखना है इसको, ठीक है ना, ये सामने लिखा हुआ।
तो जो यकृत है, यकृत को जो कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन है ये उत्तेजित कर देता है कि आप पित्तरस को बनाइए। और जैसे ही पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, ये पित्ताशय जो सॉरी यकृत में होता है और पित्ताशय में आके एकत्रित हो जाता है। और जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो यही पित्तरस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, जिससे कि वो सारे एंजाइम्स भोजन को पचाने का काम करते हैं और फिर भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में हमने बताया था कि इसके 3 हिस्से पाए जाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और हमने बताया था इस प्रकार से ये पूरी पाचन प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में अगर वास्तविकता हम बात की जाए तो ड्यूडेनम में क्या होता है कि भोजन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही भोजन आगे बढ़ता है तो ड्यूडेनम से हमको पता है कि 2 एंजाइम निकले, 2 हार्मोन्स निकले, सॉरी सेक्रेशन और कोलेसिस्टोकाइनिन, इन्होंने भोजन को क्षारीय कर दिया। वो क्षारीय भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है, ड्यूडेनम करेगा। यानी कि ये वाला ऐसा है, इधर मान लो ये है ड्यूडेनम, ये है जेजुनम और ये है इलियम, ये 3 हिस्से हैं। तो यहाँ तक भोजन अब क्षारीय हो चुका है, ठीक है ना। अब क्षारीय जब हो चुका है तो ये जो जेजुनम है ये भोजन को फैलाने का काम करता है, भोजन को फैलने की जगह देता है। और जैसे ही भोजन को फैलने की जगह देता है फिर आ जाता है इलियम। इलियम में इरिप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन जो पेप्टॉन था उसको पेप्टाइड जो प्रोटीन है, प्रोटीन से पेप्टॉन बनाओ, पेप्टॉन से पेप्टाइड बनाओ, पेप्टाइड से जो आगे चलकर अमीनो एसिड में चेंज करने का काम करेगा वो इरिप्सिन करेगा जो कि इलियम में पाया जाता है। और इसके बाद भोजन पचना पूरा कंप्लीट हो गया तो ये पूर्ण प्रक्रिया हमने बताया था कि पूर्ण पाचन की प्रक्रिया यहाँ पे छोटी आंत में कंप्लीट होगी। अब भोजन बड़ी आंत में पहुँच जाएगा और जल और खनिज लवण का यहाँ पे अवशोषण हो जाएगा। और जैसे ही अवशोषण कंप्लीट होगा इसके बाद जो बचा हुआ भोजन वो मलाशय में पहुँच जाएगा और बिलिरुबिन नाम का एंजाइम इसमें पीला रंग प्रदान कर देगा, धीरे धीरे मल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारी बात क्लियर हुई। तो मुझे लगता है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जो लिखना है लिख लो आराम से, और ठीक है बैक कर करके इसको देखते भी रहना, ठीक है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा मैं एक नज़र डालूँ तो मुझे जल्दी से आप लोग बताओ कि हमने बताया था कि भोजन में क्या क्या होता है, पाचन किसका होता है, बोलो भाई। हमने बताया था एक तो जल है, खनिज लवण है, ठीक है, विटामिन है, जल खनिज लवण विटामिन। और नेक्स्ट बात की जाए प्रोटीन है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट देख लो, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन्हीं का तो पाचन होना है, यही तो है भोजन। इनका क्या होता है पाचन और इनका क्या होता है अवशोषण। अवशोषण कौन करता है बोलो, तो इनका अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत द्वारा, ठीक है, कोई समस्या। और एक बड़ी आंत में क्या पाया जाता है, तो हमने बताया था कि इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, नहीं लिखा होगा तो इसको लिख लेना। तो बड़ी आंत में माइक्रोविलाई, इनको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर। और ये क्या करते हैं, यही अवशोषण का काम करते हैं। ये है क्या, तो ये हम कह सकते हैं रोम क्या बोलते हैं, बालनुमा संरचना होती है, बालनुमा संरचना है जो कि बड़ी आंत पर पाए जाते हैं। अब देखो वसा का पाचन कौन करेगा बोलो भाई, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा और प्रोटीन का पाचन कौन करेगा। 3 करते हैं, कौन कौन सा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कौन करता है बोलो, कार्बोहाइड्रेट कौन, टाइलिन, डायस्टेज और कौन सा था, टाइलिन, डायस्टेज और एमाइलेज, ये क्या करता है। और वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज, ठीक है, कोई समस्या। तो यही तो है सब। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन का पाचन कौन कौन से एंजाइम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, वसा का पाचन कौन करता है, तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आप लेकिन लिख लेना, ठीक है ना। पेप्सिन क्या करता है बोलो, पेप्सिन अगर बात की जाए तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलता है, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टॉन में। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो पेप्टॉन है इस पेप्टॉन को पेप्टाइड में बदलता है। और
एरेप्सिन क्या करता है, ये पेप्टाइड को जो पेप्टाइड है इसको क्या है एरेप जो अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो एसिड अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है बोलो, तो पेप्सिन की बात की जाए तो ये आमाशय में पाया जाता है, पता है आप लोगों को। ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन आप लोग जानते हैं अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, एरेप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो एरेप्सिन आपको पता है कि छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत के सबसे लास्ट हिस्से में है ना, इलियम में पाया जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें। टाइलिन आपसे पूछा जाएगा टाइलिन कहाँ पाया जाता है, डायस्टेज कहाँ पाया जाता है, दोनों को दोनों मुख गुहा में पाए जाते हैं, मुख गुहा की लार ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, तो एमाइलेज आपको पता है अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, लाइपेज की बात की जाए तो लाइपेज कहाँ पाया जाता है, तो लाइपेज आपका अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो अग्नाशय से 4 निकलते हैं ना, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और इंसुलिन। चलो, तो ये बहुत नॉर्मल बात थी, पाचन तंत्र एक बड़ा टॉपिक था और इससे बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और कौन सा हार्मोन्स है, कौन सा क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया और कैसे बदल बदल के प्रश्न आते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देख लिया है। आप अगर समझ में नहीं आया आपको तो एक बार आप इसको वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है, और नोट्स अच्छे से बनाइए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। बाकी मिलते हैं हम लोग एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ उनको देखेंगे। चलो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।